नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा इसे शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट हो पाऊँगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगा। तो जैसा आप लोग देख रहे थे कि BA पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पेपर 1 की क्लास कंटिन्यू की जा रही है। इसमें से 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर किए जा सके थे यूनिट 4 के। उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। ये करिकुलम, मैंने कहा था कि ये जो पूरी कहानी इसमें घूमेगी आपके पाठ्यचर्या के ही आजू बाजू घूमेगी, इसी के अराउंड में घूमेगी। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आपकी बोर्ड पे कुछ प्रिंसिपल लिखे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि बार बार प्रिंसिपल नहीं लिखना था। अब जैसे हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चाइल्ड सेंटरनेस, रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिटी लाइफ, टोटलिटी यानी समग्रता के साथ, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, अग्रदर्शिता यानी आगे की ओर देखना, टाइम यूटिलाइजेशन यानी समय का सदुपयोग, रिलेशनशिप विथ लाइफ, और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। तो ये कुछ बेसिक से प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही प्रिंसिपल हैं। अगर इसमें से अगर 8-9 प्रिंसिपल है, अगर आपको 6-7 भी याद आ जाते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको कवर होता है। तो यहाँ पे हम एक को कवर करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है लचीलेपन का। अब लचीलेपन का सिद्धांत मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि लचीलापन क्या होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि NCERT में हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें उसमें नई एड ऑन की जाएंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने का हमें ये फायदा मिलता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो नीड हो सोसाइटी की, चाइल्ड की, ठीक, और या नेशन की या राष्ट्र की हमारी क्या नीड हो रही है उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। जब क्यों कैसे, जब हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी का गुण लिए रहता है, जो उसके सिद्धांत होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसे समझ लो, जैसे एक होता है तानाशाह और एक होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में अगर आपका जो लीडर होता है सही से काम नहीं करता, आप उसे हटा देते हो, लेकिन तानाशाह में आप नहीं हटा पाते हो, तानाशाह आपको हटा के चला जाता है। तो यही अंतर है। फ्लेक्सिबल होगा तो आप क्या होता है कि आपको उसमें जो चेंजेस करने होंगे, चाहे बालक के अकॉर्डिंग, चाइल्ड के अकॉर्डिंग हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, नेशनल के अकॉर्डिंग हो, आपके नेशन के अकॉर्डिंग हो, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की उसमें क्वालिटी है, जो उसका एक प्रिंसिपल है, अगर वो हुआ तो आप वो चीज कर पाओगे। दूसरा है बालक, बाल केंद्रिता का। अब मैंने इसकी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा करिकुलम हो वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए चाइल्ड सेंटर या लर्नर सेंटर पे। उसका कारण क्या है कि जो सीखने वाला है अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपनी एबिलिटीज़, अपने एज, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चुन के सही तरीके से सीख पाएगा। अब ऐसा नहीं कि कक्षा 6 का बालक है, वो 6 में पढ़ रहा है और हमने उसे कह दिया ले भैया तू 8 की मैथ सॉल्व कर, वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। या कक्षा 8 की हिंदी भी हम दे देंगे उसे पढ़ने के लिए, तब भी उसे प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड भाग रहे हैं ना कि चाइल्ड ओरिएंटेड। तो यही चीज का हमें ध्यान रखना है करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते समय कि उसमें बाल केंद्रिता का नियम हो, यानी जो हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग या लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी चीज है, मैंने कहा था कि रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिटी लाइफ, यानी सामुदायिक जीवन से संबंधित हो। जैसे आप लोग इतिहास भूगोल क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, हम सीधे सीधे टेक्नोलॉजी और साइंस के पीछे ही क्यों नहीं भागते रहते हैं कि भाई हम भी बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लें। क्योंकि हमें इस सोसाइटी में रहना है, इस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन है, लाइफ कैसे जी जाती है वो हमें साइंस नहीं सिखा सकता। वो सिखाती है हमें कौन सी, हमारी कम्युनिटी सिखाती है, हमारे आसपास के लोग सिखाते हैं, हमारे जो सराउंडिंग पीपुल्स होते हैं वो हमको समझ आते हैं। तो इसलिए जो हमारा करिकुलम होता है वो सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की हो गया, स्टेट की हो गया, यानी हमारे राज्य की, और हमारे नेशन की, उसको फुलफिल करना भी जरूरी है। इसलिए करिकुलम को डेवलप करते समय हम उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो हम चीज़ें रख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, जो भी थ्योरीज रख रहे हैं, क्या वो सोसाइटी से यानी रियल लाइफ में वो इनहेरिट कर रही हैं, वो प्रैक्टिकली हैं या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एक चीज़ है इसमें टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब होता है समग्रता।
समग्रता, समग्रता से मतलब है कि हमारा जो करिकुलम होगा वो अपूर्ण नहीं होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, उसमें चीजें क्या कंप्लीट वे में होंगी, कि जितनी चीजें होंगी वो कंप्लीट फॉर्म में होंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं रखेगी जो इनकम्प्लीट। जैसे मैंने इसका जब मैंने करिकुलम का कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई रनिंग का ये ग्राउंड है, यहाँ से रनिंग शुरू होगी तो रनिंग यहाँ थोड़ी खत्म हो जाती है, या यहाँ थोड़ी खत्म हो जाएगी, रनिंग तो यहीं पे आके खत्म होगी ना। तो वही चीज है यहाँ पे टोटलिटी यानी समग्रता, यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि करिकुलम में जितनी भी चीजें रहेंगी वो अपने आप में कंप्लीट होंगी। दूसरी चीज इसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, इसे बोला जाता है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब होता है अग्रदर्शिता का सिद्धांत? अग्रदर्शिता का सिद्धांत मतलब है कि हमारा जो विजन होगा वो फ्यूचरिस्टिक होगा, कि हम आगे देखने में सक्षम होंगे, हम करिकुलम इस तरह डेवलप करेंगे कि हम आगे भी देख सके। ऐसा नहीं कि हम तात्कालिक नीड को फोकस करके, यानी जो हमारी करंटली नीड हो, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नीड हो, सिर्फ वहीं तक ना सिमट के रह जाएं। हम फ्यूचरिस्टिक रहेंगे कि फ्यूचर में भी हमें जो नीड है हम अपना करिकुलम इस तरह डेवलप करेंगे, करिकुलम हम भविष्य में भी इस चीज के लिए तैयार हो पाए, तो हम आगे भी देखेंगे। फिर है टाइम यूटिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं समय का सदुपयोग। अब समय का सदुपयोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। भाई टाइम का सही से यूटिलाइज करो, अगर टाइम का यूटिलाइज तुमने नहीं किया तो टाइम तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, तुम फिर यूटिलाइज करने लायक नहीं रह जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चाहे आज छोटे आप क्लास में रहे होंगे 3, 4, 5 में, आप इवन ग्रेजुएशन पे आ गए, आज भी ये कॉन्सेप्ट, इवन आपकी ये कॉन्सेप्ट कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इनसे कहा जाए तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि समय का सदुपयोग आपको हमेशा करना चाहिए। छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि जो आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि नेट हम सभी यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज है जो लोगों का जो इस इंटरनेट को सही तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ पीपुल क्या होते हैं, 100 में से 70 लोग तो पक्का उसको सिर्फ वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए समय का उपयोग होना चाहिए, उसका सही से यूटिलाइज करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को भी हम एड ऑन करते हैं करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते समय, कि करिकुलम हमारा बहुत ज़्यादा समय लेने वाला ना हो बच्चों के लिए। अगर 1 साल का कोर्स है तो वो 1 साल में ही समाप्त हो, वो 2 साल ना खींचे, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि रिलेशनशिप विथ लाइफ, ये आपके जीवन से क्या हो, संबंधित हो। जैसे मैंने अभी कहा था इसमें कम्युनिटी वाले में कि सामुदायिक जीवन से संबंधित हो, तो ये आपके भी लाइफ से संबंधित हो। कि जब हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें उसमें हम लाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स रखेंगे कि जो आपकी रियल लाइफ में भी एक्चुअल लगे। कि थ्योरी में ऐसा ना हो कि हम थ्योरी में कुछ और पढ़ रहे हैं और जब प्रैक्टिकल करने बैठे तो रिजल्ट कुछ और आ गया, यार सर ने तो कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो क्या होगा ना, मिसमैच हो जाएगा। जैसे इसमें से कुछ जब आप लोग BS पार्ट 2 में जाएंगे तो एक है पावला, उनकी एक थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है। उन्होंने घंटी की आवाज़ का एक्सपेरिमेंट करके कुत्ते के साथ बॉन्ड बना लिया, और फिर वो सिचुएशन आई कि घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता कुछ ना कुछ रिएक्शन करता था। अब ये थ्योरी थी, अगर आप इसे रियल लाइफ में करो, अगर ये ना हो तो थ्योरी और आपका लाइफ का उसका मैच हुआ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में जब इस थ्योरी को आप यूटिलाइज करते हो तो ये मैच होती है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में सिर्फ वही चीज़ें रखी जाती हैं ज़्यादातर कि जो आपके मैच हो सके। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सिर्फ सैद्धांतिक रख दी जाती कि नहीं बस थ्योरेटिकली चलो, प्रैक्टिकली लाइफ की कोई नीड नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वो जीवन से संबंधित हो। लास्ट है पर लिस्ट नहीं, वर्क एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, ये आपका कार्य अनुभव प्लस सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट मैंने एक बहुत आसान शब्दों में समझाया था कि परंपरा से हट के कोई भी नई चीज करना। जैसे ये मार्कर है, ऐसे समझ लो, मैं इस मार्कर को लिखने में यूज करता हूँ, पर कोई बच्चा आया इस मार्कर से यहाँ पे कुछ नई चीजें ऐड कर दे और फुहारे की तरह यूज करने लग जाए, तो ये क्रिएटिविटी है तो मार्कर ही ना, लेकिन उसने क्या किया, इसका जो परंपरागत यूज था, ट्रेडिशनल यूज था, उसने बदल दिया। ट्रेडिशनल यूज इसका लिखने में था, लेकिन उसने क्या किया, पेंटिंग में यूज करने लग गया। तो यही चीज है क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट। और कार्य अनुभव का मतलब है कि आप जब अनुभव ले लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी चीज़ों को, तो बहुत ईजिली जब उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या कोई काम करना होता है
तो आप कम समय में कर पाते हो, क्योंकि उस चीज़ को कैसे करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, इस चीज़ का आप अनुभव ले चुके होते हैं। तो इसलिए इसमें जब इसको हम बनाते हैं तो हम कार्य अनुभव के कॉन्सेप्ट को भी ऐड करते हैं। अब 7-8 प्रिंसिपल्स इसमें आपने देखा, अगर आप इसमें से 5-6 भी आपको याद रहता है और एग्जाम में आ जाता है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत क्या हैं, तो आप बहुत इजीली अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि नियरली इसमें से 10 मैंने प्रिंसिपल्स बताए। 10 में अगर आप आधे से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 60% 70% आपको याद है ना, तो अब बहुत सारे आसान आसान प्रिंसिपल हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस एक प्रिंसिपल वर्ड लिख देना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, बस बहुत आसान है, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब इसी सीरीज में एक अगला टॉपिक हम और आज ही कवर करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। हमने कंस्ट्रक्शन के इसके क्या थ्योरीज थे, क्या प्रिंसिपल थे, वो पढ़ लिया, लेकिन अब अगला टॉपिक है आप लोगों का कि प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग करिकुलम, एक करिकुलम को डेवलप करने के, ये भी आपके यूनिट 4 का ही टॉपिक है। ध्यान देना, करिकुलम जब तक आपको चल रहा है ये वर्ड ध्यान देना, तो ये मतलब सीधे सीधे कलेक्टेड है यूनिट 4 से। तो अब क्या, कैसे आप इसका कैसे बनाएंगे करिकुलम। सिद्धांत तो ठीक है कि इन सिद्धांतों को हम ध्यान रखते हुए, इन प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए हमें करिकुलम बनाना है, पर इसके स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो वहीं पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करेंगे। मतलब आपकी एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, आपको क्या चाहिए, इस चीज को जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आप पहचान कर जाते हैं कि हाँ मेरी ये एजुकेशनल नीड्स हैं, तब तो आपकी फुल पहला उद्देश्य फुलफिल होता है प्रोसीजर का कि भाई एजुकेशनल नीड्स क्या है। भाई जैसे आप, मैंने बहुत बार बार एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये रिलेटेबल है कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे पढ़ने, आपका कोई ना कोई पर्पज है, आपकी नीड है। तो वही चीज यहाँ पे आप लगा लो कि आप अपनी नीड को जब यहाँ पे समझ जाते हो, बस पहली चीज हो गई कि आप जो अपनी नीड्स हैं दूसरी समझ जाएं। नीड्स के बाद क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। चलो हमारी आवश्यकता तो समझ में आ गई कि क्या थी, अब क्यों, ये भी तो ध्यान देना है कि भाई पहला प्रोसेस हो गया कि शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना कि क्या शिक्षा से रिलेटेड है, फिर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हमें इससे प्राप्त क्या होगा, हम क्यों इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स यही क्यों हैं, हमारे एम्स यही क्यों हैं। जब ये चीज हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम अगले स्टेज पे आ जाते हैं, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आ जाता है आपका शिक्षा के उद्देश्यों का आप वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पे आप ब्रॉडर में चल रहे थे, अब यहाँ पे हम इसके 3 मेन एस्पेक्ट हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है मनोचालक। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं अफेक्टिव, और इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। एक्चुअली ये आप लोग जब बीए फाइनल ईयर में अगर मेजरमेंट में आते हैं, तो अगर थर्ड ईयर तक कंटिन्यू रखते हैं तब इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपके शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि आपको ज्ञान, जैसे देखो नाम में क्या है संज्ञानात्मक, आपका पहला उद्देश्य यहाँ पे क्या फुलफिल कर रहे हैं हम, कि आपको हम ज्ञानात्मक उद्देश्य देंगे। जब ज्ञानात्मक हो जाएगा तब फिर आपके मोशंस की बात करेंगे, इमोशनल बात पे आएंगे, आपके भावात्मक उद्देश्यों की फुलफिल करेंगे। और जब वो भी फुलफिल हो जाएगा तब हम मनोचालक यानी साइकोमोटर डोमेन, ये क्या कहता है कि दोनों को मिला दो। हम जो दिमाग में सोच रहे हैं, जैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे लिखना है, मेरे दिमाग ने कहा लिखना और मेरे हाथ ने लिख दिया, तो जब ये होने लग जाए तो इसी चीज को बोलते हैं मनोचालक उद्देश्य। तो ये तो 3 हो गए, अभी और हैं, यहीं पे नहीं खत्म है। इसके बाद जो हमारा चौथा उद्देश्य इसमें आ जाता है, तो चौथा स्टेप ये आ जाता है विषय वस्तु का संगठन।
यानी हम ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं कि भाई मेरे जो सब्जेक्ट विषय वस्तु है, जो हमारा कंटेंट है, वो क्या क्या होगा। क्योंकि करिकुलम जब हम बना रहे हैं तो हम ये भी तो डिसाइड करेंगे ना कि क्या क्या करिकुलम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई एक ही चीज बस पढ़ाना है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि करिकुलम क्या होता है कि कंप्लीट होता है अपने आप में। वो हर एस्पेक्ट को लेके चलता है, किसी एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलता है, वो हर एस्पेक्ट को लेके चलता है। इसलिए क्या होता है कि हम उसका क्या करते हैं, संगठन कर लेते हैं उसको हम अपने पास, और लास्ट में हमारा मूल्यांकन तो होता ही है। इवेल्युएशन की भाई जो हमने बनाया है वो उद्देश्यों की हमारी पूर्ति कर पा रहा है तो किस स्तर तक पर कर पा रहा है, क्या ये रिलेटेबल है या नहीं है। इन चीजों को जब हम जांचते हैं तो ये हमारा कौन काम करता है, मूल्यांकन। यानी ये 5 स्टेप्स होते हैं इस चीज के, करिकुलम को डेवलप करने के। तो इसके अलावा इसमें कुछ बातें और हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं प्रोसीजर में ही कि बालक के स्तर, योग्यता, रुचि, समय की क्या आवश्यकता है, वर्तमान में ये यूजफुल है या नहीं, इन चीजों का भी हम ध्यान देते हैं कि बालक का लेवल क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, फिर टाइम की क्या नीड है, ये जो हम बना रहे हैं वो सही है या नहीं, और वर्तमान में क्या ये यूजफुल है या नहीं। इन सारे पहलुओं को भी हम ध्यान में रख के हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसका, करिकुलम डेवलपमेंट करने का। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि जो करिकुलम प्रोसीजर होता है कि इसके कुछ निर्धारक होते हैं, किस चीज के, पाठचर्या निर्धारक। अब कहोगे ये क्या चीज आ गई, पाठचर्या के निर्धारक क्या है। पाठचर्या के निर्धारक ये है कि पाठचर्या जिनके लिए बनाया जा रहा है उसमें जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। अब सबसे पहला है किसके लिए बनाया जा रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो यानी पहला एलिमेंट कौन हो गया हमारा, स्टूडेंट। दूसरा क्या हो गया, हमारी सोशल वैल्यू, क्या समाज के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं। नीड है और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब जो हम बना रहे हैं उसकी मांग है या नहीं समय के अनुसार, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जिस क्या होता है कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं उनके जो गोल होते हैं, उनके जो एम होते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के, मतलब जब इसको हम बनाएंगे तो उस सारे पर्पजों को हम ध्यान रखेंगे कि जिन विद्यालयों में हम भेजेंगे क्या वहाँ पे इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो विद्यालयों के भी गोल और लक्ष्य क्या होते हैं, हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे। और जो हमारा नॉलेज है जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, उल्टा हो गया, नेचर ऑफ नॉलेज होना चाहिए था, मैंने लिख दिया नॉलेज ऑफ नेचर। समझ लेना, इतने अंडरस्टूड तो हो कि ज्ञान की प्रकृति कैसी है। यानी ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं, पाठ्यचर्या के डिटरमाइनर्स हैं कि इनके द्वारा ही पाठ्यचर्या का निर्धारण होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल और प्रोड्यूसर का टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट का आपका खत्म हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक है आपके कि पाठ्यचर्या का एकीकरण और इसकी कमियां। कौन सी कमियां, प्रेजेंट में जो हमारा करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं उसकी क्या कमियां हैं और उसको हम यूज कर कैसे कर पाएंगे, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ कि जितने लोग भी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। और इसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और मुझे तो ये मिलेगा कि मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। आपका थोड़ा सा डाटा रहता है, 2 सेकंड का टाइम जाता है सब्सक्राइब शेयर करने में, तो उसको कर दो यार, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और जैसा मैंने कहा था कि मैं पेड बैच शुरू कर रहा हूँ नेट के लिए,
तो जिन लोगों को भी लेना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपको मेरे टेली चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो टेली चैनल है वो इस नाम से है। तो वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको कुछ हार्ड बुक्स यानी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगे। जो लोग नेट के हैं प्रॉपर उनके लिए तो वहाँ पे काफ़ी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आपको बुक मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू नेट के सिलेबस। कई बुक्स ऑलरेडी उसमें अपलोड्स हैं, तो आप जाके उसको ईजी टू एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे उसका कोई चार्ज नहीं है, उन खाली जितनी भी पीडीएफ्स हैं। तो जितने लोग भी कौन हैं तो वो यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।